और बायोलॉजी की कड़ी में कल हम लोगों ने कौन सा सिस्टम देखा था? स्केलेटल सिस्टम देखा था। सिस्टम था तो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था। इसी क्रम में इसी कड़ी में आज हम लोग रेस्पिरेशन को देखेंगे और फिर रिप्रोडक्शन को देखेंगे। वो सिस्टम कभी कभार परीक्षा में यहाँ से भी आने की संभावना होती है। यद्यपि रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि बिना इसके हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो हमारा खाद्य पदार्थ है का विघटन और ऊर्जा की प्राप्ति सेलुलर रेस्पिरेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन इस क्रम में एक होता है ब्रेथिंग। बाबा रामदेव का नाम सुना होगा। योग दर्शन आप लोगों ने सुना होगा। कितने दर्शन है? 4 वेद हैं, 6 दर्शन है। ज्ञान को थोड़ा सा अपडेट करके रखिए। आप भी मोटरसाइकिल चला तो पहली बार मैं क्या करता हूँ, प्यार से समझ, दूसरी बार थोड़ा सा और प्यार से समझ, तीसरी बार तो फिर आ जाइए, तीसरी बार तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि कितना प्यार से समझाऊंगा, है कि नहीं? समझ जाओ, आ जाइए। देखो हमेशा समझो, बड़ा अनमोल है। और यदि इतना शहीद होने की शौक हो जाए तो अच्छा है कि सीमा पे जाओ, अफसर बन करके देश भी नमन करेगा। नहीं ये क्या कि कुत्ते की तरह जैसे एक्सीडेंट होता है आजकल के युवाओं का, तो कुत्ते की तरह मौत। अच्छा है कि देश पे की सीमा पे जा करके अच्छे अफसर, बड़े अफसर बन करके अच्छा काम करोगे तो देश भी नमन करेगा अश्रुपूरित नेत्रों से। आशा करता हूं कि को समझोगे, मेरी भावनाओं को समझोगे। विशेष तो यदि अपनी भावना को समझोगे तब तो बात अलग है कि मेरी भावना को समझो, समझने लगोगे तो समझो। हालांकि तुम्हारी भावना भी यही कहेगी, आशा है अब समझ रहे होगे। व्यंग के कवि नहीं है, मन में ही हास्य देखने का प्रयास कर। आशा है समझ रहे हो। तो हम लोग बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में हम लोग ब्रीथिंग को देखें। ब्रीथिंग क्या होती है? बाबा रामदेव क्या करते हैं सुबह सुबह? ये दर्शन में एक दर्शन है योग दर्शन, तो लोगों ने भुला दिया था योग भी कोई दर्शन है। क्या गए हैं? योग दर्शन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो योग दर्शन भी एक दर्शन है जिसको प्रतिपादक पतंजलि साहब थे। के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। कल भी मैं एक हास्य व्यंग के दृष्टांत में बता रहा था कि एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को बिस्किट खिला दी। बिस्किट था पतंजलि का, तो लोटपोट करने लगा। पड़ोसी ने पूछा कि भाई इसको क्या बीमारी हो गई? इसको बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि पतंजलि का बिस्किट खा लिया है तो इसलिए वो योग कर रहा है। पतंजलि का दर्शन का नाम है योग, न्याय दर्शन। कौन दिया था न्याय दर्शन? गौतम। साख्य दर्शन कपिल। वैशेषिक दर्शन कनाद। वैशेषिक से ही फिजिक्स का निर्माण हुआ। इस दर्शन की बात होगी फिलहाल। अभी हम लोग योग दर्शन में है। योग दर्शन में क्या होता है कि सुबह सुबह सांस लेते हैं और सुबह सुबह सांस छोड़, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया ब्रीथिंग, श्वसन नहीं है, ब्रीथिंग। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वच्छतादन। कठिन हिंदी है लेकिन ब्रीथिंग बहुत। अब कहते हैं ना कि जब डॉक्टर के पास जाइएगा और वो गला लगाएगा स्टेथोस्कोप, क्या कहेगा? सबसे पहले कहेगा सांस लीजिए और सांस छोड़िए। तो सांस लीजिए और सांस छोड़िए ही क्या है? वही ब्रीथिंग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उस बेसिक्स को समझने का प्रयास करें। ठीक है, नाक वाक है ही इसमें। ब्रीथिंग की शुरुआत ही कहाँ से होती है? नाक से।
तसनी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है कि नहीं, लंग्स, ये सब की बड़ी भूमिका होती है श्वसन में। और अभी हमने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, खाद्य पदार्थ के विघटन के बाद जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। खाद्य पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे भी आपके भोजन में क्या है, 60% तो आपके भोजन का आधारभूत बिंदु क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या लेके आए हैं, रोटी। क्या खा के आए हैं, रोटी और चावल खा के, कद्दू का सब्जी, ठीक है कि नहीं, और कोहरा का सब्जी। हाँ, और कोई सब्जी खाए, कद्दू बहुत महंगा बिक रहा है। हाँ, से आ जाइए, स्वागत है, स्वागत है, चंदन बंदन अभिनंदन। ये नारी अधिनियम आया तो उसमें लिखा नारी बंधन अधिनियम, नारी का बंधन किया जाता है। इधर आइए श्रीमान आशुतोष जी, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आइए कभी कभार, लेकिन इस तरह से आइएगा तो हो सकता है कि मैं भुला दूं आपको। ठीक है, बैठिए। अच्छा लगा आप लोग आए हैं, तो से थोड़ा टहल टहल के आ जाया कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहचान रहा, आप हमें पहचान रहे हैं, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। बहुत बहुत दिनों पे जब आएंगे तो हो सकता है कि आपको पहचान में दिक्कत हो जाए, है कि नहीं, शायद समझ रहे होंगे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, आज बहुत सारे नए नए जीव जंतु आए हैं कच्छ अभ्यारण्य में ताजी हवा लेने के लिए। चलो थोड़ा सा गुजार लूं कच्छ के प्रांगण में, नहीं है ना। अमिताभ बच्चन गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर, पल बिताओ मारो गुजरात में, तरह से कुछ पल बिताओ मारो कच्छ में, मूल बिंदु पे आ जाइए। सब में लगता है इस स्लोगन से आप बहुत प्रभावित हुए और आज दर्शन देने पहुंचे हैं। दिवाली के पूर्व संध्या पे आप लोगों का स्वागत है, मतलब दिवाली का शुरू हो रहा है। पटाखा तो बाद में आप लोग फोड़िएगा, पहले थोड़ा बहुत पटाखा हम भी फोड़ देंगे आपके साथ, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का रूप क्या है, ऊर्जा का रूप है एटीपी, इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, आते ही ऐसा नहीं कि कलम कॉपी निकाल के सब लोग बैठ गया है, लेकिन चीज को समझो, पढ़ना क्या क्या है हमको रेस्पिरेशन में, और फिर इसी क्रम में इस एनर्जी करेंसी को याद रखिएगा। एनर्जी करेंसी मतलब एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और फिर एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे, कुछ साइकिल को देखेंगे, हमारा हीरो साइकिल नहीं, क्रेब्स साइकिल को देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। ये क्रेब्स साइकिल यदि ये याद करके रखा है, आ जाओ ऐसे टहल टहल के आ जाओ, मेरा पारा चढ़ जाएगा। बस पर कहूं कि मेरे आने के पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले। तो है कि शुरुआत करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब आ जाओ करता रहेगा। तो वायवीय और आयवीय श्वसन के प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। आगाज करते हैं श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला लाइन तो लिखा है क्या है, ने जो आपको बताया कि खाद्य पदार्थ, रुक जाओ अभी, रुक, खाद्य पदार्थ के विघटन से क्या मिलता है, ऊर्जा। लाइन को किताबी लाइन क्या है, कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं को संपादन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती, और उस तथा इसके लिए वो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है, और ये क्रिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पूर्ण होती है। CO2 का उत्सर्जन होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। रुक जाओ, अब ये श्वसन के कड़ी में ये आपका है कार्बोहाइड्रेट, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 H2O प्लस क्या निकला, एनर्जी करेंसी, ठीक है कि नहीं। तो ये इस प्रक्रिया को आपको जानना है। श्वसन तंत्र के कड़ी में 3 मुख्य भाग जो है, नासिका नोज,
नाक यदि नहीं होता, ठीक है, पहले बैंक की परीक्षा होती थी तो मैं इससे लिखवाता था। पहला इससे होता था कि काल्पनिक, काल्पनिक में देता था कि यदि इस पृथ्वी पे नाक न होता तो क्या, मनुष्य को नाक न होता तो क्या। ठीक है, तुम नाक तैयार करके जाते, अब परीक्षा में देता, हाथ न होता तो क्या होता। तो बने आपकी कल्पनाशीलता को खोज की जाती थी। कल्पनाशीलता को आप शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जो हाथ की क्रिया है, जो नाक की क्रिया है, वही ना लिखना है उसमें, ठीक है कि नहीं। इंट्रोडक्शन वगैरह की, शरीर विभिन्न अंगों से बना है, ठीक है, विभिन्न अंगों के विभिन्न काम हैं, शरीर में नाक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, यही सब इंट्रोडक्शन में क्या किया जाता है। ऐसा तो सीधे तो होता नहीं है कि नाक की निम्नलिखित भूमिका है और उसके अभाव के कारण ये भूमिकाओं का निष्पादन नहीं हो पाएगा, जय हिंद जय भारत, ऐसा तो नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि इसके जो कई भाग हैं, उस भाग का जो रोल है उसको पहले देखेंगे। लेकिन वहां पे जाने से पहले एकदम बेसिक बातें कि सांस लेना और छोड़ना, तो ब्रीथिंग है, वहां से हम आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले श्वसन, और श्वसन में लिखिए ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या हुआ। और हर पल आप लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते, लिखेंगे सांस लेना और सांस छोड़ना, प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन ये पढ़ाने तो मैं आया नहीं हूं, हम कंपटीशन के मास्टर हैं, कंपटीशन के संभावित तथ्यों पे आपको ध्यान रखना। कंपटीशन के मास्टर हैं, हमको क्या लेना देना है ब्रीथिंग क्या होता है, तो कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि सांस छोड़ते समय कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, और सांस लेते समय कितना है, उस दोनों में कहां पे डिफरेंसेज है, ये आपकी परीक्षा में पूछे, अब पूछता भी है, यहां पर हमें आपको बताना है। तो लिखेंगे अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है कि सांस लेने में 78% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन, 23% ऑक्सीजन, 23% ऑक्सीजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन तो हमें 21% हमें 21% ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हमें 21%, हम 17%, हम छोड़ते 17% ही हैं। इसलिए परीक्षा में यदि दे दे कि ब्रीथिंग की कड़ी में सांस छोड़ते समय कितने % ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि देखे 21%, क्वेश्चन लड़ गया मार दिए बेहोश, आंसर आएगा। ठीक है, अभी एक मास्टर साहब आए पिछले सप्ताह, क्षमता परीक्षा का आंसर भी जारी किया था, क्षमता परीक्षा का आंसर जारी किया और उन्होंने अपना आंसर भी उस पर दिया हुआ था। कहे कि सर आयोग पे भरोसा नहीं है, इतना आंसर दिया, लगता है इसमें 10 ठो गलती लिए थे बेचारे, तो बुजुर्ग भी था। देखें उल्टा पुल्टा आंसर बनाए हुए है वो, सेम आयोग को ही क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं। कहता है कि सर आप तो सब मेरा क्वेश्चन का आंसर है गलती करते, हम गलती रहा है। अभी जैसे एक एग्जांपल से मैंने कहा आपको, रहा है कि सांस छोड़ते समय कितना ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, सांस लेते समय 23%, अंतर है कि नहीं है।
उसको यदि कहीं दिमाग में बैठ गया हो कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन रहता है, उतना तो ले ही रहे हैं, समय भी उतना ही छोड़ेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आशा है समझ गए। हमेशा अपनी गलती को समझना चाहिए, अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग के यहाँ संस्कृत में एक लाइन भी है, तमसो माँ ज्योति गर्मये। हे माँ तो जाओ, मैं ज्योति के घर से आता हूँ। क्या हिंदी शब्दार्थ क्या है? क्या हिंदी शब्दार्थ यही है? बट हाँ, मेरे हे माँ मेरे मन के अंधेरे को में बदलो। ऐसा नहीं कि हे माँ तुम सो जाओ, तमसो माँ तुम सो जाओ, नहीं, ज्योति गर्मये, मैं ज्योति के घर से आता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, मूल बिंदु पे आ जाना। और कहाँ थे? अब लिखिए, सांस छोड़ते समय लिख दिया ना, लेते समय लिख देना, अब लिखो सांस छोड़ते समय, सांस छोड़ते समय 78% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और 4% CO2 छोड़ा जाता है। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। कौन प्रक्रिया? हाँ, ऐसा नहीं कि सांस ले लिए और सांस छोड़े ही नहीं, नहीं, ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। हम साथ साथ हैं, आप लोग भी साथ साथ चलते हैं? नहीं, तो चलते ही हो, तो मैं देखता ही हूँ। चलते नहीं हो तुम लोग, दौड़ते हो। ये उड़ते हो नहीं, दौड़ते भी नहीं हो, उड़ते हो। ये और सब लोग चलते हैं, वो उड़ते हो। ना कम करो बाबू, ये अवस्था ऐसी है कि उड़ोगे ही, उड़ना भी चाहिए। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए कि जहां उड़ने की जरूरत है सपनों को उड़ाओ। ठीक है, ऐसा है, समझ गए हो कि महत्वाकांक्षा को का उड़ान भरो, या ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे चले जाए का उड़ान भरो तो ज्यादा अच्छा है। क्या कि 80 के बदला 100 स्पीड से चला रहे हो, क्या इसमें क्या बहादुरी? हम 60 से चलेंगे, क्या कि नहीं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यार तुम समझा, तुमको नहीं चलाने आता, मैं तुम्हारे बहाने सबको संदेश दे रहा। हाँ, क्या भावार्थ को समझो, आप ही तो हैं जो भावार्थ को समझते हैं। क्या प्रेम के शायर हैं? ठीक है, हाँ, पैर में चोट भी लगा था, देखो इतना, देखो अपने आप इंफॉर्मेशन आ गया, देखें तो चोट लगा था, ये गिरा था। अरे वाह वाह, वेरी गुड। ये कितना देखते हो, जो सत्ता शासन में बैठा हुआ लोग है उसको कैसे सूचना आती रहती है, सब पता चल जाता है। क्या है, चलिए आगे चलिए, मूल बिंदु पे आ जाइए, तुम लोग को अलग से समझाएंगे। ठीक है, तुम लोग की पाठशाला अलग से होगी, चाय के साथ होगी, और मेरी चाय बहुत कड़वी होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझ गए ना? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की कड़ी में आप जब सांस लेते हैं तो आपका फेफड़ा क्या होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब आप लीजिएगा नहीं तो ये फूलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, सांस लेते समय फेफड़े का क्षेत्रफल, फेफड़े का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि छोड़ते समय कम हो जाता है। ठीक है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है छोड़ते समय। चलिए नेक्स्ट, इसी कड़ी में एक फेफड़े का आधारभूत बिंदु है, बनाया है कि नहीं बनाया है, डायफ्राम का। डायफ्राम का कंकाल तंत्र का हाथ से लेकर पैर तक का बनाया था, क्या कि नहीं?
लिख देंगे, एक लाइन लिख दो, फेफड़े का आधार डायफ्राम, फेफड़े का आधार डायफ्राम, डायफ्राम ये जो है इसमें यदि तलाश करो, ये क्या है, ये आधार है, ये फेफड़े का आधार क्या है, डायफ्राम, फेफड़े का आधार डायफ्राम, डायफ्राम इसमें सांस लेते समय, डायफ्राम सांस लेते समय नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है। अब आइए, मानव शरीर में श्वसन, मानव शरीर में श्वसन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में श्वसन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां से मूल बातें शुरू, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है, कोशिकीय श्वसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। अब ये कोशिकीय श्वसन में अभी हमने आपको बताया कितनी सेल है मानव शरीर में, सेल क्या है, कहते ना कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, और हर सेल की अपनी अपनी क्या है, भूमिका होती है, काम होता है। तो कोशिका अपनी क्रियाओं के संपादन करने के लिए क्या करेगी, क्या क्या आवश्यकता होगी उसको, ठीक है कि नहीं, और उस ऊर्जा की आवश्यकता के क्रम में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा और फिर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, श्वसन। और उस श्वसन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को, अंग क्या हुआ, नाक, लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये जितना पार्ट है वो सब आपका अंगों के समूह को तंत्र कहेंगे। खत्म हो जाएगी बातें, लिख देंगे, क्या लिखे हैं, मानव शरीर में श्वसन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, इससे एनर्जी करेंसी एटीपी की प्राप्ति होती है, इससे एनर्जी करेंसी एटीपी की प्राप्ति होती है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन पौधे और मनुष्य में, जंतु में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया लगभग समान है, लेकिन पौधे में क्या है, पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती, सिर्फ क्या करता है, और सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। उस रेस्पिरेशन में क्या करता है, रात में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 छोड़ता है। इसीलिए बचपन में पढ़े होंगे, 5वां 6ठा में जब विज्ञान का पहला अध्याय होता था तो मास्टर साहब पढ़ाते थे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, इसलिए रात में पेड़ के नीचे सोने वाला व्यक्ति की आयु क्या होती है, कम होती है। ऐसा है, समझ गया, दिन सो जाओ, जंगल भोज वन भोज कर लो। आजकल तो रेस्टोरेंट सब भी खुल गया है, वन भोज रेस्टोरेंट। एक दिन मैं इधर से जा रहा था तो है ना, आपके कुशोथर और इस रोड के बीच में, लहरिया शाह वाले रोड के बीच में, हाँ, ललपट्टी में भी खुला है पार्क। हाँ, जानकारी रखते हैं आप लोग। कौन बोला ललपट्टी में खुला था,
हम समझेंगे, उसके ज्ञान को हम नमन करना चाहते। कौन बोले? बोलो ना यार, बोली हो। हाँ, और कौन बोला है? इसाद साहब आप बोले हैं, खड़े होइए आप। खड़े नहीं, खड़े होइए आप, खड़े। मास्टर साहब कह दिए खड़े। बोलेगा जब तक कि मैं नहीं कहूं। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं ना कहूं। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को कल के समाचार पत्र में भी था, न्यूज चैनल पे भी दे रहा था, वो तो गायब है। बनभोज रेस्टोरेंट कहां कहां खुला है? अरे तुमने नहीं बोला तो बोला क्यों नहीं? तब ना हम क्वेश्चन पूछेंगे। श्रीमान आप बताना चाहेंगे? आप लोग की नजर बहुत झुकी हुई है। कोई नहीं। आज सुबह में बच्चे लोगों को भी बताए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोगों को बताओगे कोई? गुजरात, देखो छोटे छोटे बच्चे लोग बता रहे हैं गुजरात। टेलर सॉरी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। कॉपी के ऊपर में लिख लो, बैठो। बनभोज कहाँ खुला ये सब छोड़ो, बैठो। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लिख देंगे कॉपी के ऊपर में। लिख लीजिए आप लोग, अच्छे से लिख लीजिए, बहुत दिनों पे आए हैं तो अच्छे से लिख कॉपी के ऊपर में। पता नहीं कब मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य करंट है। अगले साल क्या हो जाएगा ये बता। सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। और जहां पहला प्लांट खुला सेमीकंडक्टर का, वो कौन सा जगह था? सानंद। कौन सा जगह था? सानंद। ऐसा है, समझ रहे होगे। फिलहाल अपने मूल में आ जाओ। हम लोग अभी रेस्पिरेशन में, नहीं तो पूछेंगे कि रेस्पिरेशन में सांस लेते समय ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो कहेगा गुजरात। ये भी रिस्क होता है कोई बात बताने में। आंशिक क्षमता यदि कमजोर रहती है तो फिर ये भी रिस्क रहता है, तो इसलिए बड़ा संभल के बताना पड़ता है। जब कहें ऊपर में लिखना है तो ऊपर में लिखना, नहीं तो अभी लिख रहे हो सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय वहीं पे यदि लिख लोगे कि सेमीकंडक्टर लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोगों ने अभी कहा कि इसी कड़ी में सेल, मनुष्य के शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, ऊर्जा की प्राप्ति। खाद्य पदार्थ में क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी निकलता है ऊर्जा के रूप में, जिसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। रात और ये दोनों जगह समान होता है, पेड़ पौधे में भी, जंतु में भी। लेकिन जंतु में रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है, और सनलाइट तो रहता नहीं है। सनलाइट और क्लोरोफिल, इस दो की उपस्थिति में ही पौधा अपना, हरा पौधा अपना भोजन बनाता है, जिसको आउटोट्रॉप्स कहते हैं। अरे है ना सब। और ये भी आपकी जानकारी में होगा ही कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? और इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिंक। ये तीनों को याद करके हमेशा रखिए। फिलहाल अपने मूल में आइए। मूल में लिख देंगे श्वसन की प्रक्रिया, अच्छे से लिख लीजिए, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधे जीव जंतु में लगातार समान रूप से चलते रहते, लगातार समान रूप से चलते रहते। समान रूप से चलते रहते, समान रूप से चलते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि पौधे साथ में, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पौधे साथ में फोटोसिंथेसिस क्या नहीं करता है, रेस्पिरेशन करते। फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करता है, वह सिर्फ
रेस्पिरेशन करते, वह सिर्फ रेस्पिरेशन करते, वह सिर्फ रेस्पिरेशन करते, रेस्पिरेशन करते हैं। नोट, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। सनलाइट, प्रकाश का नाम होगा सूर्य प्रकाश, तो तुम लोग सनलाइट कह सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी का नाम होगा हरित लवक तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहोगे। ठीक है, क्या लिखिए। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से कभी जब आदमी आता है ना तो बीच में सा हुल्ले रे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हाँ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। और यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है, इन और बताए हुए हैं। एवं ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, एवं जल का अपघटन होता है, मैंने जल टूटता है और क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। क्वेश्चन भी आपके स्तर की परीक्षा में कमीशन तक पूछी जाती है कि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। याद रखिएगा, क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, यह याद रखेंगे। और दूसरा, यह जो फोटोसिंथेसिस की क्या है वो किस में होती है, किस पार्ट में, पौधे के ग्रेना में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, वो भी लाइन लिखो। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। यह अभिक्रिया मैंने, यह कौन सी अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस, पीएस। क्यों लिखोगे पीएस, लिखो फोटोसिंथेसिस, पीएस। फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ग्रेना अंडरलाइन कर लो, ग्रेना में होती है, ग्रेना में होती, ग्रेना में होती है। सेकंड में लिखो मेजोफिल, पत्तों के मेजोफिल टिश्यू। सेकंड में लिख दो पत्ता का मेजोफिल टिश्यू, ग्रेना ब्रैकेट में मेजोफिल टिश्यू, मेजोफिल MESOHILL, मेजोफिल टिश्यू में होती है। इस ग्रेना को भी याद रखना, ग्रेना को क्या करना, याद करके रखना। और मेजोफिल को भी याद करके रखना। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में निकलता है, ये भी याद करके रखना। सनलाइट तो याद रहेगा ही, सनलाइट तो याद रहेगा ही, क्लोरोफिल तो याद है ही सबको। ठीक है, और इसमें कौन सा धातु है, मैग्नीशियम। परीक्षा के दृष्टि से ये सब बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, मेजोफिल टिश्यू भी महत्वपूर्ण है। और यह भी आपकी जानकारी में दे दे, ठीक है कि नहीं, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर स्तर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो ये भी लिख देंगे नोट में ही। नोट नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण का दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल प्रकाश, क्योंकि लाल प्रकाश का अवशोषण सर्वाधिक क्लोरोफिल में होता है।
यानी यदि रेट पूछे प्रकाश संश्लेषण का दर किस प्रकाश में अधिक होता है तो लाल में, एनर्जी वैल्यू पूछे तो ब्लू में। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमेशा लड़के गलती कर बैठते हैं। ठीक उसी तरह से सांस लेना और सांस छोड़ने में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि यदि ये पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक, तो लाल में, क्योंकि क्लोरोफिल लाल का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। लेकिन ऊर्जा का मान पूछे कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में किस कलर में होता है, तो ब्लू में, तो लिख देंगे। लेकिन ऊर्जा का मान नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है, ठीक है, नीले प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक, तो इसीलिए अधिकांश जो हमारी प्रकाश संश्लेषण होती है लाल प्रकाश में ही होती है। बात को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी कुछ समुद्री सवाल जो होता है, समुद्री सवाल मतलब सी अलगी जो होता है, वो चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर हर चीजें लिखाई नहीं जा सकती है। ये बातें ध्यान में रखिएगा कि कुछ समुद्री सवाल जो है चंद्रमा के प्रकाश में भी क्या कर देता है, प्रकाश संश्लेषण कर डालता है। क्या नहीं तो लिख ही लो, एक लाइन तो लाइन। ध्यान रखिए कि कुछ समुद्री सवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी 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 प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण चंद्रमा के प्रकाश में करता है? दे देगा आपको क्या, ए बी सी डी, क्या मारिएगा? तो जिसमें आपका समुद्री सवाल रहेगा तो आप टिक लगा दीजिए, क्या कि नहीं। इसीलिए उसको लिखा दिए कि पता नहीं मौखिक बातें कितनी जहन में रहा, कितना नहीं रहा, ये कैसे आकलन कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 4 बार लिखोगे तभी कुछ याद रहेगा, है ना। अभी तो कुछ कुछ होता है, लेकिन फिर कल होके कुछ कुछ नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि उसको बराबर देखने की जरूरत है, देखना। आगे चले, फिर लिखिए क्वेश्चन में वो समझ गए ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लिखने की जरूरत है क्या? तो सब बच्चा जानता होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए आपको छोड़कर, ठीक है। आप तो सोने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं, क्या कि नहीं। वनभोज रेस्टोरेंट, कहाँ वनभोज में क्या मिलता है रात में, तो कभी भी रात में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, दिन में बैठ जाइए, रात में मत बैठिए। आगे चलिए, नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन में क्या देखें? क्वेश्चन में क्या देखें कि रात में पौधे में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता क्या है। इसलिए तुम जैसे मनुष्य को पेड़ के नीचे गाछी में जो अभी सोता होगा आम के समय में, तो सोना बंद कर दो, लुटा जाएगा आम तो लुटा जाने दो। लेकिन सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य। क्या है, आगे लिखिए। यह भी ध्यान रखिए, सुबह और शाम, यह भी ध्यान रखिए कि सुबह और शाम, सुबह और शाम क्वेश्चन मैंने देखा था कमीशन में, याद रखिए किस समय, तो पहले मेरा मेरा अब यहाँ आई हो तो अब हमारी ओर ध्यान रखिए। किस समय प्रकाश संश्लेषण की दर अवशोषण दर समान होती ना। यार जानम समझा करो ना, कितना बार कहते हैं, करना शुरू कर देता है। ए सुबह, 2 दोपहर, 3 बजे का समय, 4 शाम के समय। ई कल तो ई वाला भी ट्रेंड है कुछ परीक्षा में, इनमें से एक से अधिक।
अभी ना तो सुबह शाम में कहाँ से हो, कि नहीं? तो याद रखिएगा कि सुबह और शाम में प्रकाश संश्लेषण की दर और शोषण की दर दोनों क्या होती है, ये लिख लो, सुबह और शाम में, सुबह और शाम में प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर के श्वसन के दर के समान हो जाता है, श्वसन के दर के समान हो जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब यह समझे गैसों के आदान प्रदान नहीं होता है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपसे परीक्षा में पूछ दे कंपनसेशन पॉइंट क्या कहलाता है, कहाँ गई है? हाँ बताओ जी, कंपनसेशन पॉइंट बताओ, तुम तो बहुत बायोलॉजी जानती हो। नहीं हो जाओ जानती, बताओ कंपनसेशन पॉइंट क्या, यही है कंपनसेशन पॉइंट। शाम और शाम प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर हो जाए, किसी प्रकार के गैस का आदान प्रदान का न होना क्या है, कंपनसेशन पॉइंट। आपसे यदि पूछ दे कि श्वसन के प्रक्रिया में कंपनसेशन पॉइंट है, आप माथा पीटने लगो, नहीं तो क्या करोगे, कंपनसेशन मतलब घटना हो जाती है ना, यदि तुम अंग्रेजी हिंदी समझते होगे, घटना हो जाती है ना तो सरकार जो है ना फसल क्षति देता है बाढ़ के बाद, तब प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से, श्वसन की दर ये लगता है थोड़ा सा, लेकिन नहीं तो गया, और समझ में आ गई। तो लगेगा कि श्वसन में पूछ रहा है, तो श्वसन की दर क्या, प्रकाश संश्लेषण से, जबकि है क्या, और शाम में किसी प्रकार का गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के समान हो जाता है, और इस समय को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। समझ गए, क्या स्थिति है इंडिया का, तो उसी का चिंता हम देख रहे हैं। ठीक है, और दिन हमको देख के मुस्कुराते भी थे, आज तुम गंभीर चिंतन कर रहे हो। लिखो आगे, लिख लिए, लिख लिए तो ना, लिखा कीजिए, लिखिए, इस स्थिति को लिखे, इस स्थिति को, इस स्थिति को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं क्या, ये पार्ट लिख, श्वसन की प्रक्रिया में निम्नलिखित अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी सबकी अपेक्षा नहीं कीजिए कि नाक क्या काम करता है, तो नाक क्या काम करता है, कि टूलेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, नहीं लेगा ऑक्सीजन छोड़ेगा, कहता है जी, चल लेगा CO2 छोड़ेगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला नाक, नाक तो पहले के समय में लोग कहते थे नाक में तेल लगाओ, थोड़ी में तेल लगाओ, कान में तेल लगाओ, स्वस्थ रहने का ये 3 सबसे बड़ा पैमाना है। सामान जो आदमी इम्यून सिस्टम प्रभावित और भिंग हो गया या गया रोड पर छीका छीकी हो गया, तबीयत खराब हो गया, के पीछे का कारण यही है। आज का जो बच्चा सब है वो सब ये सबको फॉलो अप नहीं करता है, जबकि करना चाहिए। रात में सोते समय ढोड़ी में तेल लगाओ, नहाते समय नाक में या कान में तेल लगाओ, ठीक है कि नहीं, ये लगाता है थोड़ा बहुत, इसका चेहरा से तो टपक रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर कहे हैं कि तो अब भुला गए, नाक के बदला आंखें में तेल लगा ली, भुला गए, इन द वर्स्ट केस होता है कई बार। ऐसा नहीं करना, मेरे नाक में तेल दिखना ना तुमको लगेगा कि बड़ा ताजगी, यदि लगाते होंगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए जी, पेट में तेल लगाने से तुम्हारा पेट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नाक में तेल लगाने से श्वसन फूलकन आ जाता है, और उसके अच्छी
तो शुरू हो जाता है, क्या क्या करेगा वो, रोक लेगा वहीं पर। इतना भी गलत माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो नाक के रास्ते तुम्हारे अंदर जो प्रवेश करेगा, ठीक है, जिसमें देखे नहीं अभी कोरोना आया, तो हमेशा गाड़ी में बैठने वाले लोग थे, एसी में रहने वाले लोग थे, क्या हुआ कि थोड़ा दूर गया कहीं घर से आया तो ना प्रभावित हो गया। लेकिन जो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, लेबर क्लास, लोग को ऐसी बीमारी नहीं हुई। विद्यार्थी, क्या है विद्यार्थी, सुबह हो शाम हो दोपहर हो चल देता है, इम्यून पावर उसका ऐसे ही मजबूत है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, क्या है, भले लक्ष्य नहीं आता है, गांव में 10 किलोमीटर इस पार से उस पार टहलता होगा, टहलता है कि नहीं टहलता है। बिंदु पे आइए, अभी तो हाँ भी आ रहा है तो ज्यादा परिवहन हो रहा होगा, ठीक है, हाँ हाँ, ज्यादा परिवहन मत कीजिए, पहले कैरियर बनाइए, ये चीज असल है। नहीं तो एमए बीए बीएड एमएड पीएचडी डिग्री लेते रहिएगा, ठीक है, कहिएगा कि देश में नौकरी नहीं है। अभी तो इतना है कि सिंपल ग्रेजुएट कलेक्टर बन जाता है। ये क्या करो मेरी बात, योग्यता है, ग्रेजुएशन के लायक तुम्हारी योग्यता है, डिग्री नहीं, योग्यता है तो कलेक्टर तक बन सकते, ठीक है कि नहीं। अभी निकला है ना बीपीएससी में 2000, क्या है डिग्री, क्या है, ग्रेजुएशन। भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का फिजिक्स, भारत का केमिस्ट्री, भारत का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब पूरे ब्रह्मांड का एक ही है। आशा है समझ गए, जो इसको कंट्रोल कर लिया पास कर गया, जो इसको कंट्रोल नहीं किया है, इस कान से उस कान उड़ा दिया मोटरसाइकिल की तरह, खत्म, तब तो कोई बात ही नहीं। और गलती हो गई सर, अब नहीं होगी ऐसे, ऐसी गलती हम बराबर करते हैं कि देखो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मेरा लगा हुआ है, तो कहाँ पे चाय पीता है, कहाँ कॉफी पीता है, किस बार में जाता है लेने, वो भी हमको पता है, ठीक है। आ जाइए, हम लोग कंपनसेशन पॉइंट में थे, हम लोग कहाँ थे, कंपनसेशन पॉइंट समझ में आ गया ना। अब आ जाओ अंग, लिखेंगे श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंग है, पहला नाक, लिखे, नाक क्या काम करता है, इतना व्यवहारिक ज्ञान दे दिए विज्ञान का, तेल तक नाक में लगा दी। अब हमसे अपेक्षा करता है सर नाक क्या काम करता है, देख रहा लिख रहा, अपने से नहीं लिख लेगा। नाक का मुख्य काम कण परागन और सूक्ष्म जीवाणु को दूर करके करता है, जीवाणु को दूर करता है, ठीक है, जीवाणु को दूर करता है। नाक में बाल होता है तो कटवाना नहीं चाहिए, नाक में आजकल नया फैशन चला है, ठीक है, प्रकृति ने दिया है ना, बस फॉलो अप करो। यदि नाक में बाल दिया है तो उसको पार्लर में जाके कटवा मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है समझ गए ना, तो धूल कण को जाने से रोकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता, ठीक है कि नहीं। इसके बाद हमारा श्वास लेने का एक है, जब नाक बंद रहा, इनहेलर भी काम नहीं कर रहा है, इससे मुंह लेते हैं, नहीं मुंह खोल करके सांस लेते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं तो मुंह खोलकर जो सांस लेते हैं वो कम शुद्ध रहता है, क्यों, क्योंकि उसके रास्ते रोकने वाला कोई बाल लगा हुआ नहीं है, वो सीधे चला जाएगा। वो सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में काम करता है। मुख का तो मूल काम है भोजन को अंदर ले जाने का, मूल काम क्या है, तो लिखवाएंगे नहीं, सुना दिए, मुख्य भी श्वसन का एक अंग कब है, जब नाक काम न करे तब, ठीक है। तीसरा लिख देंगे फैरिंग्स, ग्रसनी, 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 इसका मूल काम ही है, हालांकि इसका पहला काम होता है भोजन निगलने में सहायता देता है, रोटी सब्जी निकलने में सहायता देता है, लेकिन लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हवा जो है श्वास नली मतलब ट्रैकिया में ही, लिख देंगे फैरिंग्स, यह सुनिश्चित करता है कि
यह सुनिश्चित करता है कि हवा हवा सांस नली में ही जाए, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में ही जाए। ट्रैकिया ही को फेफड़ा तक पहुंचाता है। यह ट्रैकिया ही, या ट्रैकिया ही हवा को कहां तक पहुंचाता है, कहां तक पहुंचाता है, फेफड़ा तक पहुंचा। एक तो आजकल क्वेश्चन आता है, नहीं, निम्नलिखित में उत्सर्जन अंग से संबंधित नहीं है, दे देगा किडनी, ट्रैकिया, नहीं, नेफ्रॉन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, क्या मारिएगा? अभी ना ट्रैकिया। तो मैं लगा सब तो सुना हुआ है, सब तो उत्सर्जन तंत्र में ही सुने थे, ठीक है? क्या क्या तुमको उस समय जो लगेगा कि नहीं ये यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर, ये हमको छका रहा है क्या? आशा करता हूं समझ में आ गई होगी कि शब्दों को भी, सब में जो शब्द सब है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, ये सब किसका शब्द है, किससे जुड़ा हुआ शब्द है? ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है, तो उसको आप, उस पर आपको नजर रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, ट्रैकिया लिख लिए। ट्रैकिया क्या काम करता है? तो हवा को कहां तक ले जाता है? फेरिंग्स काम करता है शुद्ध हवा को ट्रैकिया तक, ट्रैकिया काम करता है कि वो हवा को फेफड़ा तक ले जाता है। क्लियर? अब लिख दो लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है, किसी की आवाज ऐसा सुनने की इच्छा करती है, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज कोयल की तरह होती है। हमारी आवाज कोयल की तरह है। प्रशंसा ऐसा नहीं कर दो कि चमचागिरी में बदल जाए, प्रशंसा ऐसा करो कि लगे कि प्रशंसा हो रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम हमको खुश करना चाह रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, ठीक है? आति भक्ति चोरम लक्षणम, समझे? प्रशंसा ठीक है, अच्छी बात है, कहते हो कि सर बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं तो अच्छा लगता है, हाँ है। लेकिन अभी जो तुम जो कहे हो, तुम लग रहा है कि चमचागिरी कर रहे हो। सर आपकी आवाज जो है कोयल की तरह है, कोयल की तरह पूरी आवाज नहीं होती है। तो चुप ही रहो, तुम्हारी आवाज कौआ की तरह लग रही है, ठीक है? चलो मूल में आ जाओ। हाँ हाँ, अच्छा, कंपेयर टू क्या? अच्छा, फीमेल हो गया, गर्ल आप फीमेल समझते हो? हाँ हाँ, कहता हाँ हाँ, मैंने समझता है, चलो ठीक। अच्छा ठीक है, आशा है समझ गए। ये जो वोकल कॉर्ड है वो क्या है? लैरिंग्स। लिख देंगे, इसका मूल काम स्वर पैदा करना है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स स्वर यंत्र। हमारी माता जी जब जीवित थी तो 4 साल 5 साल पे कहती थी, तुम जब 5 साल तक थे बोलते ही नहीं थे, एक बार 3.5 साल की अवस्था में बोले कौआ, या चुप हो। ऐसा किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे रोक दिया बोलने, कहा अभी कम बोलो, जवानी में बहुत बोलना पड़े, क्या कि नहीं? लगता है 5 साल तक मैं बोला नहीं था। एक दिन मेरी माता जी को किसी पड़ोसी ने व्यंग कर दिया मेरे लेकर, बेटा जो है सो बहू का है। इधर से माता जी आई, कभी नहीं कुछ कहती थी, बचपन में कही है जैसा कहती थी, आया 3-4 थप्पड़ लगाए, इसके बाद तुम जो है बोलना शुरू कर। ऐसा लगता था कि उस 3-4 थप्पड़ के इंतजार में बैठे हुए थे। समझ गए क्या कि नहीं? देखिए, तो इसलिए तुम लोग के घर में भी कोई नहीं बोलता होगा क्या, आज जाओ और 3-4 थप्पड़ लगा दो, हाँ, वरदान हो जाएगा उसके लिए। चलो नेक्स्ट।
हो गया, लैरिंग्स हो गया। तकिया लिख दो, तकिया भी लिख ही दिए हो। का मूल काम है, लिख देंगे, जिसका मूल काम है शुद्ध वायु को फेफड़े तक पहुंचाना, शुद्ध वायु को फेफड़े तक पहुंचाना, शुद्ध वायु को फेफड़ा तक पहुंचाना। हमारा नया बीमारी कोरोना आया था तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हो जाता था, वही था। क्या 56 लाख लोगों की जान ले ली। परीक्षा में पूछा भी था, भारत में कोरोना से कितनी मौत हुई, क्या कि नहीं, कब कहा कौन सा चीज थे, ये उस समय था, अब नहीं पूछे। क्या चलिए, अभी जैसे मैं नीचे बता रहा था कि बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे तो भारत रत्न मिला, कितनी बार बने थे, 2 बार बने। पहली बार बने थे भारत रत्न मिला, कर्पूरी ठाकुर को पहली बार बने थे तो 70 से 71 तक, 77 से 78 तक, ठीक है कि नहीं। तो 2 बार वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे ऐसे तथ्य किताब में लिखेगा नहीं, तुमको निकालना होगा। जैसे हम पूछेंगे अभी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, ये चुप हो जाएंगे, ये भी चुप हो जाएंगे। और इसीलिए तो हम ऑफलाइन में आते नहीं हैं, आप सरेआम बेइज्जती करने लगते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक तो बच्ची है, उससे पूछेंगे तो बता देगी। बच्ची तुम बताओ, पहली गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का क्या नाम है। महामाया प्रसाद सिंह, महामाया, है कि नहीं। यार अभी हम महामाया में नहीं हैं, अभी हम कर्पूरी में नहीं हैं, अभी राबड़ी देवी में नहीं है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 3 बार बनी थी, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिए। आगे चलिए, खैर फिलहाल आगे क्या होगा ये कौन जानता है, अगले साल क्या होगा, ठीक है कि नहीं। एक नई पार्टी का जन्म हो गया है। शांत किशोर वाला, वाह, इसको तो क्या पता है, कह भी थे क्या, तो दिल दिमाग उसी में है। ठीक है, चलिए खैर, हर घटना पे नजर रखो, ठीक है कि नहीं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो जाओ, से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं, तर्क और तथ्य के आधार पे उसे कसने की कोशिश करो, परीक्षण करो, इतना जल्दी का फॉलोअर मत हो जाए, ध्यान रखो। भगवान बुद्ध का नाम सुने हो, हाँ, पहले की किसी भी चीज का फॉलोअर बनिए, फॉलोअर बनते हो, महात्मा बुद्ध कहे कि मेरा बनते हैं तो पहले तर्क शास्त्र के आधार पे खड़ा कीजिए उसको कि मैं आपके लिए उपयोगी हूं कि नहीं, ठीक है कि नहीं। आशा है समझ रहे होगे तुम। यहाँ पर फिलहाल क्या लिखेंगे, प्रणकाई, और फिर है अल्वियोलाई, ये सबको लिख लो, सिर्फ लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट ऑर्गन है तो हम निचला श्वसन तंत्र कहते हैं, प्रणकाई, प्रणकाई, और दूसरा है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई, प्रणकाई और अल्वियोलाई, ठीक है। बस इस अल्वियोलाई में लिख देंगे, इस अल्वियोलाई में गैसों का विनिमय होता है ब्लड से, इस अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई में रक्त से, रक्त से गैस का इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होता है, ठीक है। और तब हवा पहुंचती है, या जो अंतिम प्रक्रिया है वो क्या है, लंग्स। कई बीमारी है जो लंग्स को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसमें सबसे लेटेस्ट बीमारी कौन सी है, कोरोना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका कहाँ पहुंच गया, हवा, हवा पहुंच गया लंग्स। अब आ जाइए, अब लिखिएगा,
क्या को छोड़िए, सब हो गया। अब लिखिए श्वसन के, कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो प्रकार है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो प्रकार है। एक एरोबिक, एक है एरोबिक। एरोबिक, एरोबिक मतलब एरोबिक हुआ तो वायवीय श्वसन लिखेंगे। वायवीय श्वसन हिंदी में कहते हैं उसको वायवीय, वायवीय। और दूसरा है अवायवीय श्वसन। बंद कर दो, तो बंद कर दो ना, तो इतना बुद्धू कैसे हो? लगता है सब बंद कर दे। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, पक्का सही है। क्या भाई है, बहुत दिन सुख है। चलिए कहाँ थे हम लोग? हम लोग अवायवीय श्वसन को देखेंगे एक एक करके। वायवीय श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन रहेगा, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होगा। ठीक है, तो अब लिखिए, तो दो भाग में बांट दीजिए, वायवीय और अवायवीय को दो भाग में बांट दीजिए। दो भाग समझे? एक भाग है वायवीय और दूसरा भाग है अवायवीय। एक कोशिकीय श्वसन के दो भाग होते हैं। कोशिकीय श्वसन के, सेलुलर रेस्पिरेशन के दो भाग हैं। बीए में क्या रहेगा? वायवीय, वायु, ऑक्सीजन लिखेंगे। पहला में लिखे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय में लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है और इस एटीपी अधिक मिलता है। और इस प्रक्रिया में एटीपी अधिक मिलता है, एटीपी अधिक मिलता है, एटीपी अधिक मिलता है। क्या में क्या अधिक मिलता है? एटीपी अधिक मिलता है। क्या अधिक मिलता है? एटीपी अधिक मिलता है। याद रखिएगा, एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। पूछता भी है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जानते हैं? यूरो को, डॉलर को, एन को, एटीपी को? नहीं, आपको लगा क्वेश्चन है गलत, है ना? आंसर देवे नहीं किया इसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक दिया ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए कि ऊर्जा मुद्रा एटीपी है। और याद रखेंगे यह जो वायवीय प्रक्रिया होती है उसमें दो अंक की बड़ी भूमिका होती है। दो अंक कौन से हैं? में एमएससी है, है, देख रहा है, तो जिसका होगा भी चुपचाप रहेगा। ठीक है, हाँ, कौन सा ऑनर्स है? ऐसा ऑनर्स बोली कि उसमें हमको हमारा क्वेश्चन है नहीं, जीके के लाइक बंद। इंग्लिश ऑनर्स, ऐसे इंग्लिश में इससे हम 100 प्रश्न तो ऐसे ही यूं ही पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें जीके नहीं है। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। हाँ हाँ, अरे जीके तो हो जाता है। हिंदी में जीके है, अंग्रेजी में जीके नहीं है आपके लिए। एक आध रचनाएं छोड़ करके। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इसमें आ जाए। हाँ, किस दो अंग की बड़ी भूमिका होती है? बोलो जी तुम। माइटोकॉन्ड्रिया और, वेरी गुड,
लिखेंगे। वायवीय रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म की दोनों की भूमिका होती है, दोनों की भूमिका होती है, दोनों की भूमिका होती है। ठीक है। और यह पौधे और जंतु में होता है। अब ये रेस्पिरेशन किस में होता है? पौधे और जंतु में होता है। पौधे और जंतु में भी होता है, में भी पौधे और जंतु में। तो ये सर हम में भी होता है, तो क्या जंतु से अलग हो? पपाया नहीं हो, दो पाया हो, वो तो जंतु ही, पपाया नहीं है तो क्या है? दो पाया। और चार पाया रहते तो कितना अच्छा रहता। चार पाया वाला से जाके पूछो क्या होगा, तुम लोग कितना अच्छा हो। ठीक है, चलिए। दो पाया सब, चार पाया सब आएगा किस में? बाइबीए में। अधिक एटीपी निकलता है, तो एटीपी की संख्या लिख लोगे तो कोई दिक्कत? हमको माइनस प्लस करने में थोड़ा आसानी होगी भविष्य में, लिख देंगे इसमें 38 एटीपी एटीपी निकलता है 38, 38। हाँ, इसे मत देखो 38 मत 38, ऐसे देख रहा है जैसे जिंदगी पहली बार 38 सुना। 38 मतलब 38। पहला क्वेश्चन समझे? वायवीय श्वसन में कितना एटीपी मिलता है? आज ना परीक्षा हॉल के अंदर दो, तो क्या पढ़ोगे अब आईबीए उस प्रक्रिया में अभी गुना भाग करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट लिखा दिया। पहला लाइन लिखा थे कि अधिकतम एटीपी निकलता है, लेकिन फिर कहें कि नहीं, अभी यहीं पर लिखवा देते हैं 38 एटीपी निकल। आशा है समझ गए कितना संख्या में। वायवीय श्वसन में सेलुलर रेस्पिरेशन के दो प्रकार, एक वायवीय दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन मनुष्य में, जीव जंतु में, पौधे में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती है। और यह प्रक्रिया वायवीय श्वसन की प्रक्रिया और साइटोप्लाज्म देगा। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है निम्नलिखित में से किस अंग में? ए माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और टिक लगाओ माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म पर। घर तक जाते आते केवल माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा, साइटोप्लाज्म उड़ जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना एटीपी, कितना एटीपी? बस ये दो बातें याद रखो। अब बाइबीए है तो ऑक्सीजन रहेगा ही, भाई इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि बाइबीए है तो ऑक्सीजन रहेगा ही। ऑक्सीजन जब रहेगा तो ग्लूकोज का पूर्ण विघटन, ग्लूकोज का जब तक पूर्ण विघटन नहीं होगा तब तक 38 एटीपी निकल नहीं सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ये दो बातें याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म एक, और दूसरा 38 एटीपी। ऑक्सीजन है तो है ही, सभी पौधे और जीव जंतु में, सब तो लिखने के क्रम में है, लेकिन याद रखने के लिए परीक्षा के दृष्टि से दो बिंदु, दोनों को याद रखना। अब आईबीए में आइए, अब आईबीए जब भी अब आईबीए है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ग्लूकोज का क्या होगा? आंशिक विघटन। लिखेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लिख लीजिए अच्छे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। जब आंशिक विघटन होगा तो कम एटीपी निकले, तो आंशिक विघटन होगा, कम एटीपी निकलेगा, तो कितना निकलेगा? दो। कितना निकलेगा? दो। तीसरा, यह प्रक्रिया सिर्फ साइटोप्लाज्म की इस प्रक्रिया में सिर्फ साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं भूमिका होती है, साइटोप्लाज्म की भूमिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं।
माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं। क्लियर? अब समझ में आ गई होगी कि वो वायवीय वाला में क्या महत्व है, माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय में, और वायवीय में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्व नहीं है। इसको ध्यान रखना। किस में होता है ये अवायवीय? इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पानु कवक सब में होगा तो लिख देंगे सूक्ष्म पानु में, पानु माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला चीज क्या लिखे? दोनों। पहला ये लिखे, लिख लिए? इधर क्या लिखोगे? पहला ऑक्सीजन की एब्सेंट में खोज की आंशिक विघटन। क्यों विघटन? पूर्ण आंशिक। तो जब आंशिक होगा, आंशिक विघटन होगा, इसमें अधिकतम ऊर्जा निकलेगी 38 एटीपी। इसमें कम एटीपी, कम ऊर्जा निकलेगी तो कितना एटीपी? क्या प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लस साइटोप्लाज्म। यह प्रक्रिया किस में होती है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। हिंदी में उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोई एक भाषा का शब्द को याद कर लीजिए, तो दोनों के चक्कर में कोशिका द्रव्य आना साइटोप्लाज्म, इसलिए एक भाषा में याद है। अब आइए चौथा बिंदु, ये पौधे और जीव जंतु में होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये किस में होते हैं? कवक में, पानु में, इन सब में होता है। खत्म हो गया। तो दोनों का कंपैरेटिव भी याद कर लिए। कुछ याद हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं हुआ। याद पॉइंट तो याद हो गया होगा। विशेष घर पे जाके पलथी मार करके फिर देखना, फिर भुला जाना परीक्षा भवन तक जाते आते, है कि नहीं? लेकिन भुला, ये दोनों बात नहीं भूलना। 3 और 4, 2 और 3, 2 और 3 नहीं भूलना, टिक लगा लो उस पर। अब आइए, अब श्वसन के चरण, दोनों भाग हो गया। अब लिखेंगे लास्ट, श्वसन के चरण, श्वसन के चरण, चरण स्टेज। पहला स्टेज होता है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए पहला स्टेज ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेज ग्लाइकोलाइसिस है। पहला स्टेज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेज है क्रेब्स साइकिल, दूसरा स्टेज है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, KREBS, या हिंदी में लिखो तो नहीं हो गया, क्रेब, क्रेब साइकिल। तो पहला स्टेज कौन सा होगा? कोलाइसिस। थीम है, उसको याद करके रखना। लिखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के चरण में दोनों प्रकार की, इसके चरण में दोनों प्रकार की श्वसन होती। पहला तो प्रकार मतलब समझे, एरोबिक और एनएरोबिक, दोनों प्रकार की श्वसन होती है। कहाँ होती है संपन्न? ग्लाइकोलाइसिस। वेरी गुड, एलर्जी आती है। यह साइटोप्लाज्म में संपन्न होती, यह साइटोप्लाज्म में संपन्न होती। मतलब साफ है। देखा, सुन लो, यहां से ही क्वेश्चन बन गया कि ग्लाइकोलाइसिस में निम्नलिखित में से किस भूमिका नहीं होती? ए साइटोप्लाज्म, क्या करो जानम,
माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से एक से अधिक, क्या मारोगे? कितने लोग एक से अधिक में, कितने लोग ऑक्सीजन में, कितने लोग माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका नहीं होती थी, साइटोप्लाज्म में होती। कहा कि ग्लाइकोलाइसिस का नहीं होती। जब आपने कहा साइटोप्लाज्म में होती है तब ना लिखाए हैं हम, है नो, दोनों की भूमिका नहीं होती है। जब भी साइटोप्लाज्म में भूमिका होगी तो अब आईबीए भी हो गया वो, हालांकि दोनों प्रकार का होता है उसमें से, लेकिन ऑक्सीजन की भूमिका और माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका न के बराबर है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है और इनमें से एक से अधिक देगा, आपको टिक लगाना किस पे होगा? इनमें से लिख दीजिए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की भूमिका कम होती है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की भूमिका कम होती है। करते हो रह जाता है, लेकिन आधा कागज पे कान से नहीं है, याद आएगी बाद में, पद पे पहुंच तब याद आएगी, आ सकते बात मान, बात समझे, हर जगह याद आएगी है। हाँ, बिंदु पे आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें ग्लाइकोलाइसिस के चरण में केवल 2 एटीपी बनता है, तो लिखेंगे इसमें 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी है ग्लाइकोलाइसिस की चरण में। तो पहला स्टेज खत्म हो गया, रेस्पिरेशन का जो दोनों होता है, अब आईबीए दोनों होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें 2 एटीपी का निर्माण। रट लो, याद करने वाली चीजें याद कर लो, क्या है बैठ के याद कर लोगे, खत्म। क्या इसके बाद आएगा कौन सा है? क्रेब्स साइकिल, लिखेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या जब वायवीय श्वसन का चरण है, जब वायवीय श्वसन का चरण है, तभी वायवीय श्वसन का चरण है तो किस में होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में भूमिका है, लिखेंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, संपन्न होता है। और पायरुविक एसिड का विघटन होता है, पायरुविक एसिड का विघटन होता है, पायरुविक एसिड का विघटन होता है और अधिकतम एटीपी की प्राप्ति हो, और अधिकतम एटीपी की प्राप्ति हो, और अधिकतम एटीपी की प्राप्ति हो। ठीक है, आप लोग की जानकारी में दे दूं कि अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन है क्रेब्स साइकिल। अवायवीय श्वसन में पायरुविक एसिड किस एसिड में कन्वर्ट कर जाता है? लैक्टिक में। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? थकान होता है। तरह परीक्षा में हीट प्रश्न है, मनुष्य थकावट कब महसूस करता है? इस एसिड के जमाव से और ऑक्सीजन की कमी से भी थकावट महसूस करता है। और हाफी जो आदमी बार बार लेता है, इसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। जैसे उस कल एक्सीडेंट में उसके बाएं
पैर में थोड़ा सा मुँह चेहरा ही लगता है, कहीं जाके किसी को, क्या कि नहीं? हम पहले भी कहे हैं तुमको, हम बार बार हिदायत दे रहे हैं, बाल को ठीक करो, नहीं तो हम लाएंगे या बस सामूहिक मुंडन संस्कार। इतना सारा बाराती सब भी है, सबको पूरी देवी खिला देंगे, बात खत्म, क्या कि नहीं? मुंडन संस्कार भवा, लास्ट में क्या हो जाएगा? मुंडन संस्कार भवा, क्या है? ओ ऑफिसर वगैरह बनोगे, चाल चिष्टा वस्त्र सब कुछ क्या रहना चाहिए, बाल सब एकदम इस तरह से रखा करो। गिरजा बाबू कितना शरीफ लगता है, प्रकाश जी को आ गई, नहीं करना सर, सबको देख बाल बढ़ाई हुई है, हम लोग कहाँ, नहीं कहाँ बढ़ाए हुए, समझ गए होगे, आओ और ठीक करवाओ, क्या लगेगा उसमें? ठीक है, तुम भी जुल्फिकार तुमको भी कह रहे हैं, नहीं उसी को देख रहा है, तुमको भी कह रहे हैं, बहन है ना, कहाँ है? हाँ, आके बाल कटवाना पिताजी, सर बहुत बाल पर है, कटवा देना, ऐसा नहीं कि वही तुम्हारा कटवा दे, तब भी ध्यान रखना। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के जमा, पायरुविक एसिड होता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? थकावट महसूस, थकावट पे ध्यान है तुम, आज तो ऐसे भी छोड़ने वाले हम नहीं हैं, हैं हाथ तो हाथ कैसे छोड़, हाँ चलिए लिख देंगे, नोट नोट, लैक्टिक एसिड के जमाव से, लैक्टिक एसिड के जमाव से मनुष्य थकावट महसूस, अगर मैंने पढ़ा था किताब में, थकावट की जो प्रक्रिया लैक्टिक एसिड से आरंभ होती है, पहला चरण है। पहला चरण तो जब ग्लूकोज नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, तब थकावट महसूस, प्राथमिक चरण वही है, तो एनर्जी नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिला, क्या महसूस करो? थकावट। लेकिन दूसरा चरण में आता है, दिखाएंगे नहीं, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? कई बातें क्या होता है, सुना हुआ रहता है, तो अनुष्ठान आ गया तो बनाने में ठीक रहेगा, कि ग्लूकोज की कमी से प्रारंभिक चरण में थकावट महसूस कर, और दूसरे चरण में थकावट लैक्टिक एसिड, जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में अब आईवीए श्वसन के दौरान बदल जाता है, तब लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, तो मनुष्य थकावट महसूस, स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन सामान्यतः क्वेश्चन जाते हैं लगातार से बड़े तक, वो यही पूछा जाता है, इसके किस एसिड के जमाव से थकावट महसूस, मनुष्य हाफी क्यों लेता है? हाफी लेता है कि मनुष्य जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वो हाफी लेता है, अतिरिक्त प्राप्ति कर, स्टाइल भी अलग अलग होता है। बच्ची लोग जब हाफी लेती है तो थोड़ा स्टाइल में लेती है, ये हुआ, ये जो है मैंने की तरह लेगा, कुछ भैंसा की तरह लेगा, से लेगा, मतलब हर का स्टाइल क्या होता है, हाफी के भी अनेक स्टाइल होते हैं, ठीक है कि नहीं? स्टेज बाई स्टेज भी, तो हाफी के स्टेज तेरा बना के लाएंगे, हाफी का स्टेज दिखा देंगे, क्या जाइए, वो भी नोट में लिख दो, की कमी से आप ऐसा कर दिया कि हाफी लेना दिए, की कमी से मनुष्य हाफी लेते, हाफी लेते, कमी से हाफी लेते। तो एक शब्द बताए थे, हम तो विधा के भी टीचर हैं, अब आईवीएस श्वसन का औद्योगिक स्तर पर जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? आए थे, कहाँ पढ़ाए थे? तो केमिस्ट्री में पढ़ाए,
फर्मेंटेशन, वेरी गुड। तेज, क्या नाम है आपका? पाखंड, पांगन, आपसे कोई आते हैं तो शिवांगन, अभी मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाँ, कैसा चलाते हैं? गली में सामान और रोड, समझ गए होंगे आप भी, ये सबके लिए है, मेरे प्यारे प्यारे युवा छात्र। ठीक है, चलिए। हाँ, पांगन जी ने बहुत अच्छी बात बताई, पांगन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अब हो गया। अब आईवीए शोषण का औद्योगिक स्तर पे उत्पादन को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। शराब बनाते हैं हम, ढोकला बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो सब क्या है? फर्मेंटेशन का उदाहरण। बताए थे कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में क्या अंतर है। मिथाइल अल्कोहल यदि कोई लेता है तो अंधा नहीं होता, हाँ अंधा हो जाता है। अब पूरा पी लेगा तो पूरा अंधा हो जाएगा, जैसे अभी हुआ सिवान में 36 जहरीली शराब से मौत। ठीक है कि नहीं? मिथाइल अल्कोहल पिएगा तो वही हाल होगा। आ जाइए। हाँ हाँ, तो ये भी आपके 4 लाइन में दे सकते हैं। आप पूछेगा उस जहरीली शराब में क्या रहता है? जहरीली शराब में क्या रहता है? मिथाइल अल्कोहल है, स्वीट है, चाहिए लिख देंगे वहां नोट। अब आईबीए शोषण, ओ अब आईबीए शोषण मतलब पानु और कवक के द्वारा होता है। अब आईबीए शोषण को औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अरे हम पढ़ाते हैं बायोलॉजी, अब हमको तुम पढ़ा भी नहीं सकते, केमिस्ट्री के टीचर नहीं पढ़ाए थे। हाँ तो यही मुश्किल, बता देते केमिस्ट्री टीचर, बताए भी नहीं कि फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब आईबीए शोषण को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करते हैं, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या बनता है? शराब, केक, पनीर, ढोकला, क्या नहीं, क्या ऐसे लिख दीजिए। इससे इसका उपयोग, फर्मेंटेशन का उपयोग शराब, केक, ब्रेड, पनीर बनाने में, ढोकला, डोसा, जिलेबी, बर्फी, लिखो ना, समझ जाओ कि दही, दही भी किसका उदाहरण है? बायोटेक्नोलॉजी का पहला जो प्रयोग हुआ वो दही बनाने में, से दही बनता है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन ही यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सहायता से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किए जाते हैं जिस तकनीक के माध्यम से, क्या कहते हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का तो 70 के दशक में हम उससे परिचित, तो 82 में हमारे यहाँ मिनिस्ट्री, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कोई आज से नहीं करते हैं, हजारों वर्ष से करते हैं। जब से दूध बना, तो आया गाय पालन हुआ तो दूध, दूध से क्या किए? दही बनाए, वहीं से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है कि नहीं? तो आशा करता हूं कि समझ गए फर्मेंटेशन का उपयोग कहाँ कहाँ है। खासकर अल्कोहल शराब बनाने में है कि नहीं? ढोकला, इडली, सांबर और मर्ती, जलेबी इत्यादि बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग नहीं बताए थे इसमें। किण्वन की प्रक्रिया में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं नहीं। दही जो बनता है, दूध में क्या डालते हो? जोरन। जोरन क्या है? लाखों पानों का संग्रहण है, उसमें करोड़ों कहो, आता इतना ही 1 चम्मच, लेकिन उसमें करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है कि नहीं? हम लोग किण्वन को भी देख लिए, तो क्रेब साइकिल को भी देख लिए हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, अब लिखिए अन्य, अन्य बातें। अन्य बातों में सबसे पहले लिखिए
श्वसन दर किलोमीटर से मापते, श्वसन दर किलोमीटर से मापते, किलोमीटर से मापते। वयस्क पुरुष में, वयस्क पुरुष में श्वसन दर 14 से 16 मिनट होता है, 14 से 16 पर मिनट होता है, 14 से 14 पर मिनट होता है। मानव शरीर के फेफड़ा में कुल कितना हवा को भर सकते हैं? हम बताए थे कि हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो 5 लीटर हम भर लेते हैं, वही काम करता है फिर महीना 2 महीना, तो रोज भरता है। तुम तो वातावरण में रहता है, तुम तो गांव में ही रहते हो, तो शुद्ध क्या रहेगा, है कि नहीं? हंस के बोल रहा है, यही बात। बहुत दौरा करते हो, अभी मत। हाँ, तो अभी उम्र है खाने पीने का, खाने का, पीने का नहीं। यहाँ पीने का अर्थ बड़ा में लिया जाता है, ठीक है कि नहीं? अरे चाय था मेरा, सेब था, मेरी चाय है। सुरेश जी जहाँ कहीं भी हो, मेरे लिए एक अदद चाय की तलाश करें, तलाश करके आएगा। चलिए, हाँ, तो बड़े अच्छे जगह पे हम लोग थे, अभी लोग थे। मैं जब जाता हूँ तो कहता हूँ, उस समय तुम लोग ध्यान से सुनते हो, लेकिन ध्यान से सुनते नहीं हो। ध्यान से सुनते हो, ये नहीं सुनते हो कि उसमें जीके है। सर कहे हैं कि फेफड़ा में 5 लीटर हवा भर के आए हैं, वही जीके। एक बार में फेफड़ा में कितना लीटर हवा भरते हैं? आप कितना लीटर हवा? अरे आप तो ऐसा जगह पे रहते हैं खाली बंदूकें छूटता है, वहां का हवा भरिएगा भी नहीं। 5.5 लीटर हवा देंगे, कहाँ था? तो लिख लो, ऐसे लिख लो, मानव फेफड़े की कुल क्षमता 5.5 लीटर हवा है। सर 5.5 लीटर तो क्षमता है ना सर, लेते कितना है? आधा लीटर। हम लोग कितना लेते देते? आधा लीटर। समा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा करते रहोगे, ऐसे ऐसे करोगे तब तो 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से जो हम लोग लेते छोड़ते हैं वो आधा लीटर छोड़ते हैं, सामान्य प्रक्रिया में आधा लीटर, सामान्य प्रक्रिया में आधा लीटर, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया में कितना छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है। चलिए, बच्चों में अधिक होगा, 40 पर मिनट होगा। बच्चों में अधिक होगा 40 पर मिनट, मिनट। बातों में तीसरा लिखिए, अन्य बातों में तीसरा लिखिए। सामान्य सांस की प्रक्रिया में, सांस, विवाहित स्त्री सांस नहीं समझे, सांस ही समझे, सांस। तो पत्ती को जब पत्ती पर आते हैं तो पति समझ लेती है, तो हर जगह पति ही दिखाई देता है। कैसे पढ़ा रहे हैं? सांस, नहीं की सांस, तो भी सांस हो गया है। अच्छा, ओ माय गॉड, वही तो मैं समझू, ठीक है कि नहीं, कि तुम मुंह बंद करके क्यों है। चलो ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाओ। कहाँ पे थे अभी? तो अभी करवा चौथ में नहीं थे कभी, तो कभी थे। सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में, याद रखिए, सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में डायफ्राम नामक मांसपेशी, डायफ्राम नामक मांसपेशी
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कैसा है जी सृष्टि, कैसा है? वॉलंटरीली है पेशी मसल्स की, इनवॉलंटरीली? वॉलंटरीली होगा, अनैच्छिक होगा, लिखेंगे। और यह एक अनैच्छिक, और यह एक अनैच्छिक, अनैच्छिक मसल से पेशी है। तो बताए थे कितना संख्या? 639 और 40 चलेगा। और उसके अध्ययन को कारकुल हम याद रखना, जब भी चर्चा होती है शब्द की मैं जरूर आप लोग को बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी इस कान से सुनते हैं, इस कान से जरूर है निकाल देते हैं। याद रखिए। इसका सुनिए, हमारे श्वसन से संबंधित कई बीमारी, अस्थमा, ठीक है, ये किसकी बीमारी है? श्वसन की। इसके अलावा आपका ब्रोंकाइटिस होता है, न्यूमोनिया होता है, ये सब श्वसन तंत्र से संबंधित ही बीमारी है। लिखेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित कई बीमारी है, जैसे जैसे अस्थमा, अस्थमा फेफड़ा प्रभावित होता है। काइटिस, काइटिस में यह अस्थाई समस्या, अस्थमा एक अस्थाई समस्या, अस्थमा जल्दी छूटता नहीं है। अब आज के तकनीक के युग में हो सकता है कि देश दावा करे लेकिन सामान्यता छूटता नहीं है। काइटिस अस्थाई समस्या है, श्वास नली में प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, निमोनिया बच्चों में ज्यादा होती है, निमोनिया। के अलावा हाइजमा, हाइजमा, हाइजमा होती है। आजकल जो एयर पोल्यूशन है, फेफड़ा का आकार क्या होता है पोल्यूशन से, और इतना सिकुड़ जाता है कि बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन वाले एरिया में नहीं रहनी चाहिए। बिहार में 3 एरिया एयर पोल्यूशन के AQI के चपेट में, और उसका हम लोग PPM से मापते हैं। उसकी एक है गया, पटना, मुजफ्फरपुर। दरभंगा उससे अलग है। दरभंगा में वायु का स्तर क्या है? अभी तक स्वच्छ। हालांकि जिस तरह से मोटर वाहन बढ़ रहा है, का विस्तार हो रहा है, हवाई अड्डा, आधुनिक हवाई अड्डा बन रहा है, नेशनल इंटरनेशनल कई ट्रेन की शुरुआत होगी दरभंगा से। दरभंगा आने वाले समय में सबसे बेहतरीन शहरों में से एक होगा। स्वाभाविक है कि जब अनियंत्रित जब अनियंत्रित भौतिकवाद का विकास होता है, सबसे बड़ा खतरा क्या है? पॉल्यूशन। और अनियंत्रित क्या में वृद्धि होती है। तुम लोग को एक कहते भी, और बार कैसी की परीक्षा हुई थी उसमें आ भी गया था ये प्रश्न, तो मैं बोलता लिखाता नहीं हो, अभी भी नहीं लिखाऊंगा। हमारी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिए। हम जो भी बात बोलते हैं एकदम सरकारी शब्द बोलते हैं। सरकार जो पॉल्यूशन का कारण मानती है, वो कारण पॉल्यूशन का मानती है ओवर पॉपुलेशन और ओवर पॉवर्टी, ठीक है कि नहीं? तब अन्य कारणों में टेक्नोलॉजी का ना होना और अन्य चीज आ जाए। स्पेशल मानक से लेकर डिफरेंट मानक जो होते हैं हमारे, उसका हम फॉलो अप नहीं करते, वो सब तो अलग कारण है, ठीक है। अन्य कारण तो अलग है, लेकिन 2 कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है पॉपुलेशन, जिस देश में पॉपुलेशन अधिक है, बर्टी अधिक है, वहां पॉल्यूशन होना, जिस राज्य में भी, जिस क्षेत्र में भी, वहां पॉल्यूशन होना स्वाभाविक है। तब है अनियंत्रित भौतिकवादी विकास। क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं, सड़क बनाते हैं? नहीं। तो जब भी पेड़ को काटेंगे, सड़क बनाएंगे, तभी ना एक अवधारणा आई, बर्टलैंड आयोग ने एक अवधारणा दिया 1987 में, और जिसने कहा सतत विकास पर। आज सरकार का थीम ही है सतत विकास। और तब यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास के लिए 17 बिंदु तो 2030 तक प्राप्त करना है। बिहार में, भारत में नीति आयोग इसका नोडल एजेंसी है, और बिहार सतत विकास के क्षेत्र में निरंतर पिछड़ रहा है। हालांकि डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, GDP के लेवल पे हो रहा है, आपके सकल जो राजस्व है उस लेवल पे हो रहा है, राज्य का भी GDP ग्रोथ के साथ साथ GDP का आकार बढ़ा है, ये सब है। एक समय था कि राज्य में 5,000 करोड़ का बजट हुआ करता था 2005 ईस्वी, ठीक है कि नहीं? सरकार को भौतिकवादी विकास से कोई लेना देना नहीं था,
और आज 2.5 लाख करोड़ से अधिक का आपका बजट है। जब 20 साल में आपकी बजट का आकार इतना बढ़ा है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हर बिंदु पे हमने बजटीय एलोकेशन दिया है और उसके उसके विकास का जो प्रभाव है वो दिखता है। अभी ये बच्चा अभी 10 साल पहले आंख खोला है तो विकास का प्रभाव नहीं दिखे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो यहाँ से देखना शुरू किया, लेकिन हमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके पहले का भी 10 साल 20 साल देखा है और उसके बाद का भी देखा है, ठीक है कि नहीं। हम पटना जाते हैं, पटना से आते हैं, क्लास लेके जाते हैं, क्लास लेकर भी पहुंच, ठीक है कि नहीं। कल काम में फंस गए तो तकनीकी कारण से समझ ही जाता है सब, तकनीकी कारण क्या हो सकता है। नहीं तो हम तो ऐसे, और 9:30 10 बजे यदि शुरू करते हैं तो आप लोग है, आप लोग में तरह का कमिटमेंट नहीं दिखता, इसलिए मैंने यूट्यूब लाइव को कम कर दिया। तो कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट दिखते, जो कंपटीशन का कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट के दुख के छात्रों को मेहनत करने की जो एक चट्टानी इच्छा शक्ति होती है वो रहना चाहिए, है कि नहीं। मूल बिंदु यह है कि जो फिलहाल अभी हमने आपको जानकारी में दिया कि पॉल्यूशन और पॉपुलेशन ये पॉवर्टी का मूल कारण है, तो ध्यान में करके रखिए। आगे लिखिए। तो अभी जो बता रहे थे अस्थमा, अभी जो बताए थे इम्फाइजमा, नहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कैसी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है? मेरी ओर 8 आदमी खड़े पहन लेंगे तो कहाँ अभी रहते तो 1.5 करोड़ से कम पे हम काम ही नहीं करते। नहीं नहीं, मैथिली में नहीं बाजू कि हम अहाँ के बहुत बड़का फैन छी, मस्का लगा रहा छी, एकरा कहल जाइ छै चमचागिरी नहीं, एकरा कहल जाइ छै मस्का, मस्का लगा रहा छे। हाँ। हमको देखते देखते किधर देखने लगता है जी तू? ठीक है, बोर्ड को देखता है, हमको लगता है कहीं और देखने लगता है। ठीक है, हमारा शुरू से लक्षण है, एक दिन वहीं पर बैठा ही देंगे। हम जान रहे हैं कि तुम बड़ा निर्दोष भाव से, निश्चल भाव से देखता है, तुमको देखे ऐसा लगता है। नहीं, आप समझ रहे हो ना, हमारी भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूं और कुछ। चलो ठीक है। तो इनफाइजमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब का संबंध किससे है? इस सब का संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से, ठीक है कि नहीं। तो लिख लिए। अब और भी है सिलिकोसिस, बीमारी जो है, मान लिया कल कारखाना में एस्बेस्टस के नीचे आप, ठीक है कि नहीं, आप पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, इसलिए पहले एस्बेस्टस में जब चलता था तो मैंने फैसला किया था कि जैसे भी होगा, ठीक है, 1-2 साल, लेकिन पान में तो 1-2 साल लग ही जाता है, एस्बेस्टस में थे और लंबे समय तक एस्बेस्टस में रहने से भी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आप तो विद्यार्थी हैं, 6 महीना साल भर 2 साल पढ़े चले गए, फिर हम तो अपने आप को बचाने के लिए तुरंत जो है सो कार्रवाई की गई, ईश्वर ने को पूरा किया। अब आपको बैठने उठने नहीं रह गई, अब तो खुला खुला है चारों तरफ, रहे हो तुम तो देखता रहता है। चलो ठीक है, लिख दे लिखेंगे क्या लिखेंगे? ट्राई करो ना। कोयला उद्योग में, नेक्स्ट हो गया, बीमारी हो गया वो। अब लिखो कोयला उद्योग में तो हो गया कि कौन बोला है? कहाँ? हाँ देखो भावना जी कहाँ हैं आप? अरे इधर आओ, इधर इधर, मैं ना देखूं तो चैन मिलता नहीं है, इधर आओ इधर। देखो वहां पे छुपा हुआ था। अरे यार इधर आओ, बैठो था। बाप रे, काला काला पहन के देवानंद लग। ठीक है, खुश। हाँ है ना, है कुर्सी तो जी, देखते नहीं, वही सोच रहे थे, लेकिन हम इतना मशगूल हो जाते हैं, है कि नहीं। चलिए, इसका आवाज आया तब हम समझ भाई कौन बोल रहा है। ख्याल रखने वाला तो एक भावना जी ही है। बड़ा अच्छा। तो पॉल्यूशन से हो गया बीमारी सब। अब लिखेंगे कोयला उद्योग में,
कोयला उद्योग में न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमो लिखो ना, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोको अलग अलग लिखो, मतलब लिखना एक ही में है लेकिन न्यूमोकोनियोसिस। हाँ, एक बार में लिखना चाहोगे तो नहीं लिखा पाएगा, न्यूमोसिस लिखा जाएगा, जबकि है न्यूमोकोनियोसिस। तो ब्लैक लंग्स डिजीज भी कहते हैं। तो ब्लैक लंग्स तो पकड़ लोगे। निम्नलिखित में से ब्लैक लंग्स डिजीज किस क्षेत्र में काम करने से होता है? यूरेनियम के क्षेत्र में, कोयला उद्योग के क्षेत्र में? नहीं, तो पकड़ लोगे, क्योंकि कोयला से क्या है, जैसे एक कोयला रिवर है तो ब्लैक रिवर भी कहते हैं, यूरोप में है। उस रिवर का क्या नाम है? क्योंकि कोयला इतना ढोता है, उस नदी का रंग क्या हो गया, काला। हाँ, वेरी गुड, तेज बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार, वेरी गुड। ठीक है, देख लो, देखना चाह रहा है तुमको, देख लो, मेरा देख लो। वो कह दी किसको पसंद नहीं कि तुम्हारा भी हम नाम पूछे, ठीक है। हाँ, तो मैं बताया था कि ब्लैक लंग्स डिजीज, और अभी उसी करीब में मैंने बताया कि एक नदी है यूरोप में जो कोयला को ढोती है और उसके कारण उसका रंग हो गया है काला। उस नदी का नाम है राइन नदी। राइन नदी को ब्लैक रिवर भी कहा जाता है, कॉपी के ऊपर में लिख लो। राइन नदी को, राइन नदी को ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। हाँ, राइन नदी को ब्लैक रिवर भी कहा है। लास्ट, सिलिकोसिस, कांच उद्योग में काम करने वाले को सिलिकोसिस नामक बीमारी होती, सिलिकोसिस नामक बीमारी होती। कांच उद्योग में काम करने वाले को सिलिकोसिस नामक बीमारी होती। न्यूमोनिटिस, ये जो बीमारी है आजकल एक एडिबल फंगस वाला चर्चा में है, क्या उसमें बिहार उसमें टॉप पोजीशन का नाम है तुम का क्या नाम है? तुम। और मशरूम में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, मसल्स उसल्स के निर्माण में बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। प्रोटीन इसमें काफी पाया जाता है। और ये एडिबल फंगस है, ये क्या है? एडिबल फंगस, एक खाने योग्य कवक है, ये परीक्षा उपयोगी। तो बातें इसमें परीक्षा उपयोगी पड़े, एडिबल फंगस कौन सा है, और दूसरी बात की प्रोटीन, और दूसरी बात की इसमें कौन सा तत्व ज्यादा होता है, तो प्रोटीन ज्यादा होता है। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि मशरूम की खेती कहीं देखे हो, जलवायु परिवर्तन का यदि किसी पे नहीं प्रभाव पड़ता है तो ये, यदि आपसे पूछ दे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, गेहूं, राहड़ दाल, गन्ना, मशरूम, क्या मारिएगा? कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको लगता है कि जा कक्षा से, किताब से इसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन से संबंध था। और इसी को हम कहते हैं परसेप्शन पावर। अपना एंटीना खोल के रखिए, सब चीज को जानने और समझने का कोशिश कीजिए, और जानने और समझने का कोशिश कीजिए तो ये सब प्रश्न ऐसे ही बन जाए, क्योंकि इसके जलवायु परिवर्तन से इसका कोई लेना देना है। लेकिन जिस रूम में ये रखा जाता है, बनाया जाता है, उपजाया जाता है, वो रूम शीतन से युक्त होता है, नमी होती है उसमें। लगातार कोई भी आदमी काम करेगा 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा रोज, तो इस तरह की बीमारी होगी। नो नो नीटिस, मशरूम, वहां पे लिख देंगे मशरूम, मशरूम की खेती कर, मशरूम की खेती करने वाले को होता है, ठीक है।
आप लोग तो अपना पढ़ लिए ना। आप लोग का श्वसन तंत्र का नाम है लंग्स, नहीं तो पढ़ लिए। लेकिन कौन सा ऐसा जंतु है जिसके श्वसन तंत्र का नाम है लंग्स? गिल तो जानते हो क्या? गिल होता है मछली में, एम्फीबिया में, इन सब में गिल से श्वसन। और सुना हुआ तो है, कौन सा है सुना हुआ? तो तुम बहुत सारी चीज है, कोई तुम पहली बार थोड़ी पढ़ रही हो, बार पढ़ रही हो, चौथी बार पढ़ रही हो, तो सुना हुआ तो तुमको सब चीज है। ये सब सुना सुना है, सब क्या है? सुना सुना है। बिच्छू, वेरी गुड। कौन बताए हैं? वेरी गुड। क्या नाम है? बसंती। कौन बताया? ये बताया, क्यों बताया? बाहुबली बताया है? अरे वाह, चलिए ठीक है, लिखेंगे। खड़ा हो तो बाहुबली, खड़ा हो। अह, बाहुबली लगता है। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड, लिख देंगे। क्या करो, घंटा से बैठे हुए हो, हंसो हंसो। पढ़ना बड़ा दुर्बल काम होता है। क्या लिखे? बिच्छू, फोटो में लिख दो। बिच्छू में श्वसन लंग से होता है, केचुआ में स्किन से, केचुआ में स्किन से, केचुआ में स्किन से, केचुआ में स्किन, त्वचा। लास्ट, झींगा में गिल से। झींगा, फीस, झींगा फीस, झींगा फीस, और एम्फीबिया में गिल से। ताकि एम्फीबिया में लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है, गिल से भी होता है। लेकिन गिल, गिल से किसमें होता है? तो बता दिए एक जगह, किसमें होता है गिल से? झींगा में, फीस में, एम्फीबिया में गिल से होता है। लेकिन एम्फीबिया में लंग्स, स्किन और गिल्स। लिख देंगे, एम्फीबिया में फेफड़ा, त्वचा, गिल से होता है। ठीक है। आज के लास्ट में, इस कक्षा के लास्ट में, फर्स्ट पार्ट के लास्ट में है एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब, सॉरी एम्फीबिया नहीं, मेमेलिया। पहले लिखो मेमेलिया, हम लोग जैसे। स्तनधारी, पक्षी, पक्षी, पक्षी और रेप्टाइल में लंग से होता है, लंग से होता है। जबकि जबकि कीट में, जबकि कीट में निर्माण चल रहा है, निर्माण है। हो जी, बांस टूट गया। चलिए नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? गिल में कैसा होता है? गिल में होता है ट्रैकिया, ठीक है कि नहीं? सॉरी, गिल में नहीं, इंसेक्ट में, कीट में। और कीट का रंग कैसा होता है? ब्लड का, रंगहीन। ठीक है, ये भी लिख देना, कीट का रक्त रंगहीन होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होते, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होते, उसमें आरबीसी नहीं होते हैं। इसमें कीट में आरबीसी, एक और लिख दो, ईस्ट या खमीर, ईस्ट या खमीर। शराब और बेकरी उद्योग में, शराब और बेकरी उद्योग में कारगर होता है, बेकरी उद्योग में कारगर होता है। ठीक है।
श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क का कौन सा भाग है, कौन बताएगा? श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मेडुला ऑब्लंगेटा। लिखेंगे, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा भाग है। मेडुला ऑब्लंगेटा भाग है। कौन भाग है? मेडुला ऑब्लंगेटा भाग। कौन भाग है? मेडुला ऑब्लंगेटा भाग है। टिक लगा दीजिए बस। यही आज के मतलब पहले कक्षा का महत्वपूर्ण भाग था, जिसकी जानकारी हमने अभी आपको दी है। और ये नेक्स्ट कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट कक्षा है और जिसका संबंध है इन्वायरमेंट से। और एक और सिस्टम बच गया, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है कि नहीं? लेकिन एनवायरनमेंट और विविधा की यह कक्षा जो 5 मिनट के बाद होगी, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अपने अपने स्थान पे बने रहे। ठीक है कि नहीं? जब तक ये नहीं कहा जाए कि जय हिंद जय भारत, तब तक ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, सब लोग अपनी जगह पे बने रहे। ऐसे आप तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, हर जगह बंधन से जकड़ा हुआ है, यहाँ छोड़। और साथ में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? तब तक के लिए 5 मिनट का रेस्ट है। टेक केयर।